जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 6 दिसंबर है और आज भी हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों पर होता है। तो इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो के अंत में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो ऑप्शंस थे 18 अप्रैल 1951, 18 अप्रैल 1952, 18 अप्रैल 1953 और 54। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 18 अप्रैल 1951। तो इसका आंसर दो ही लोगों ने दिया है, आसिफ खान और आशा सोलंकी जी ने इसका आंसर दिया है। तो बहुत अच्छा है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं आंसर देने का और अच्छा आंसर लगातार दे रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर कोई भी इसका प्रयास करें और प्रश्न का उत्तर लास्ट में जो पूछा जाता है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर कि हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो इसका ऑप्शंस आपके सामने हैं और आंसर क्या होगा इसका? तेल अवीव। तेल अवीव इज़राइल का शहर है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया। किसने जारी किया? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ये जारी किया है। तो इसी के साथ ही अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इज़राइल का जो तेल अवीव है दुनिया का सबसे महंगा शहर है और तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर यहाँ पे बन गया है। इसके बाद पेरिस दूसरे और सिंगापुर तीसरे स्थान पर है इस मामले में। और 2020 में पेरिस जो था वो सबसे महंगा शहर था। अगर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की बात करें तो उसमें कौन था? उसमें पेरिस सबसे महंगा था 2020 में, लेकिन इस बार 2021 में इज़राइल का तेल अवीव शहर सबसे महंगा है और उसके बाद पेरिस फिर सिंगापुर का स्थान आता है। 2021 में ज्यूरिक और हांगकांग चौथे और पाँचवें स्थान पर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दुनिया में 173 शहरों में रहने वाली लागत को ट्रैक करता है और यह प्रतिदिन 200 से अधिक उत्पादों और सेवाओं की तुलना के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। सूचकांक में भारतीय शहरों की अगर हम बात करें तो भारतीय शहरों में कोई भी शहर टॉप 20 में शामिल नहीं है, लेकिन जापान का टोक्यो, चीन का संघाई शहर पहले 20 शहर में शामिल है अगर हम एशियाई देशों में प्रमुख एशियाई देशों की बात करें तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर जल्दी से कि सुर्खियों में रहा नामदा शिल्प किस क्षेत्र से संबंधित है। तो प्रश्न आपके सामने है और ऑप्शंस भी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कश्मीर। तो इसी के साथ देख लेते हैं कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, किसने? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कश्मीर के नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट को भी शुरू किया है, जिस वजह से सुर्खियों में रहा। क्या है नमदा शिल्प? तो नमदा भेड़ के ऊन से बना एक गलीचा है, यानी कि कालीन है और ये शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग नामक एक तकनीक के उपयोग से यह पारंपरिक रूप से की जाती है। इसका उपयोग गद्दे और बिस्तर के कवर बनाने में भी किया जाता है। कुशल जनशक्ति की कमी और कच्चे माल के कम उपलब्धता के कारण 1998 और 2008 के बीच नमदा शिल्प का निर्यात लगभग 100% कम हो गया था, यानी कि बिल्कुल ही इसका निर्यात खत्म हो चुका था। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, नमदा शिल्प एक कला और संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न बन जाते हैं। अक्सर कुछ शिल्प या महोत्सवों को लेकर जो प्रश्न बनते रहते हैं वो यहीं से ही बनते हैं, बस धैर्य के साथ रेगुलर बने रहें। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 दिसंबर। तो भारत में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह दिन भोपाल गैस त्रासदी यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में इसे मनाया जाता है। और नागरिकों को भारत में मौजूद कानूनों के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण कानून दिवस मनाया जाता है, जो प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। भोपाल गैस त्रासदी की अगर हम बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, यानी कि रात्रि काल में हुआ था। 2 से 3 दिसंबर के बीच जो रात का समय होता है उस समय एक जहरीली गैस भोपाल में एक कीटनाशक प्लांट था जिसका नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड।
लिमिटेड, उसमें जहरीला रसायन कौन सा लीक हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर ये प्रश्न इससे रिपीट हुए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं। तो डेट याद रखिएगा, समय याद रखिएगा कि कौन सा ईयर रहा और कौन सा कंपनी था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड था, और इससे कौन सा गैस या मिसाइल, माफ़ कीजिए, कौन सी गैस या जहरीला रसायन इससे लीक हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनेट इससे लीक हुआ था। तो इसमें इससे लगभग 500 लाख से ज़्यादा लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए थे और लगभग 2259 लोगों की तत्काल मृत्यु उस दौरान हो गई थी। तो बाद में भारत सरकार ने घोषणा की कि इस त्रासदी में लगभग 25,000 लोग मारे गए थे और इसे दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा माना जा रहा है, या माना गया है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा जो है इसे माना जा रहा है। अभी हाल ही में एक नई मूवी भी बन रही है इसको लेकर, उसको भी आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। तो भारत में वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो भारत दुनिया के 30 प्रदूषित शहरों में से 21 का घर है, यानी कि दुनिया के अगर 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं तो उसमें से 21 शहर भारत के हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देश में लगभग 14 करोड़ लोग ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो WHO द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से 10 गुना अधिक है। तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को, वजह क्या है? भोपाल गैस त्रासदी। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा मेघालय। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा मेघालय। मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। मेघालय का प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल उसकी राजधानी शिलोंग में 25 नवंबर से 27 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया। इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल प्रतिवर्ष नवंबर माह में शिलोंग, मेघालय में आयोजित किया जाता है। जापान जैसे देशों में चेरी ब्लॉसम बसंत में दिखाई देता है और चेरी ब्लॉसम जीनस प्रूनस वृक्ष का फूल है। चेरी ब्लॉसम किस जीनस का? प्रूनस जीनस का वृक्ष का एक फूल है जिसे जापानी चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत मुख्यतः शिलोंग में चेरी ब्लॉसम का वैज्ञानिक नाम प्रूनस सेरासोइडस है। इसी के साथ आगे देखें तो इसे जंगली हिमालयी चेरी ब्लॉसम इन ऑटम के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ देखें तो इसके फल खाने योग्य होते हैं। ब्लॉसम के मौसम में यह पेड़ हल्के गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूलों से भर जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक चेरी ब्लॉसम के पौधे जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं तथा ये देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ब्लॉसम यानी कि उसमें जो फूलों का खिलना है वो बहुत देरी से होता है, यानी कि फूल बहुत देरी से खिलते हैं। इसी तरीके से एक दृष्टि डाल लेते हैं किस पर? मेघालय पर, कि मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है और इसका गठन 21 जनवरी 1972 में किया गया था। वर्तमान में इसके राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो 2 हैं, वहीं राज्यसभा की 1 सीट है यहाँ पर। तो यहाँ की विधानसभा में 60 सीटें देखी जाती हैं। तो इसी के साथ ही अगर हम मानचित्र पर देखें तो मेघालय कुछ उत्तर पूर्व राज्य में यहाँ पर स्थित है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो सीमाएं हैं भारतीय राज्यों से बात करें तो असम से ही लगती है केवल एकमात्र, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? 1 दिसंबर। तो हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और यह 1988 से मनाया जा रहा है। लगातार 1988 से इसको लगातार जो है मनाया जा रहा है और यह HIV संक्रमण के प्रसार के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस की थीम देखें इस बार तो क्या रहा? असमानताओं को समाप्त करना, यानी कि एंडिंग इनइक्वलिटीज़, असमानताओं को समाप्त करना, यानी कि जो एड्स से पीड़ित रोगी हैं उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, उनके साथ इनइक्वलिटी की जाती है, उसको समाप्त करना इस बार इसकी थीम रही है। तो प्रत्येक वर्ष नवंबर के अंतिम सप्ताह को एड्स जागरूकता सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। कैसे? नवंबर
का जो लास्ट वीक होता है, जिसके बाद 1 दिसंबर को तो विश्व वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले का जो सप्ताह होता है, जो नवंबर का अंतिम सप्ताह होता है, उसे एड्स जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो पहला एड्स जागरूकता सप्ताह जो है 1984 में सैन फ्रांसिस्को में मनाया गया था। तो भारत में एड्स की बात करें तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार 2017 तक भारत में लगभग 2.14 मिलियन लोग एड्स के साथ जी रहे हैं। भारत में HIV का पहला मामला वर्ष 1986 में सामने आया था। वहीं अगर हम बात करें तो भारत 2018 तक दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया के बाद दुनिया में एड्स से पीड़ित व्यक्तियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी का घर है। HIV या एड्स क्या है, इस पर अगर हम बात करें तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या फिर HIV जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, और इसका पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि इसने ह्यूमन की जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको डेफिशिएंसी यानी कि उसको समाप्त करने वाला वायरस है। और ये एक तरीके का रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस मुख्यतः वे वायरस होते हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है, जिसका सही ढंग से इलाज न किए जाने पर ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि HIV से होने वाली, HIV क्या है, एक वायरस है, और इससे होने वाली जो बीमारी है वो क्या है, एड्स है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का रूप ये धारण कर लेता है। तो एड्स को HIV संक्रमण का सबसे गंभीर चरण माना जाता है। वायरस HIV का वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में जो CD4 T सेल्स है, CD4 T सेल्स यानी कि ये हमारी वाइट ब्लड सेल्स में वो सेल्स होती हैं जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाती हैं। तो CD4+ हेल्पर T सेल्स पर ये हमला करती हैं सीधे, जिसकी वजह से हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV की संख्या बढ़ती जाती है और कुछ ही समय में वह CD4+ हेल्पर T सेल्स यानी T लिम्फोसाइट्स जो पाए जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। और हम लोग जानते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और CD4 कोशिकाओं सेल्स को नष्ट कर देती हैं ये, और एवं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी कि जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम है उसको गंभीर रूप से नुकसान ये पहुंचाता है। तो HIV संक्रमण की उत्पत्ति जो देखी गई वो कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन में 1920 के आसपास इसे देखा गया था पहली बार। तो इसी के साथ ही चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। आई होप यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ जानने को और सीखने को मिल रही होंगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन सा देश बन गया है, बारबाडोस, युगांडा, निकारागुआ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बारबाडोस। अभी ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। यानी कि अभी इसे जो है ब्रिटिश से, यानी कि जैसे कि भारत को 1947 में ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ादी मिली थी, यानी कि उसकी गुलामी से आज़ादी मिली थी, वैसे ही बारबाडोस नामक एक छोटा सा द्वीपीय देश है कैरेबियन सागर में, वहाँ उसे ब्रिटेन से अब जो है 400 साल बाद एक आज़ादी मिली है और उसे एक रिपब्लिक का दर्जा मिला है। तो कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख पद से हटा दिया है। यानी कि अब उससे अब जो है वहाँ पर ताज का शासन नहीं है, ब्रिटेन के ताज का रूल नहीं है। अब वहाँ पर जो है स्वयं के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है वैसे ही अब वहाँ पर राष्ट्रपति चुने जाएंगे। और वहाँ के अभी जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो हैं डैम सेंड्रा प्रूनेला मैसन। तो मैसन जो है अभी बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। तो बारबाडोस की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मैसन को बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो हम यहाँ पर एक बात और देख सकते हैं, जिस प्रकार से भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है, उसी तरीके से बारबाडोस की पार्लियामेंट में भी 2 सदन हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बारबाडोस
कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मेसन यानी कि डैम सेंड्रा प्रूनेला मेसन को बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। तो कैरेबियन देश है, कैरेबियन सागर में ये देश है, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में जो क्यूबा, वेस्ट इंडीज़ के जो अलग अलग देश हैं उनमें से ही एक आइलैंड है बारबाडोस। अगर आप मानचित्र पर देखेंगे तो आपको आसानी से यह मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। उससे पहले देख लेते हैं कि हाउस ऑफ असेंबली के स्पीकर आर्थर होल्डर ने इसकी घोषणा की है कि बारबाडोस के नए राष्ट्रपति कौन है। और अब बारबाडोस एक स्वतंत्र देश होगा जो किससे आज़ाद हुआ, ब्रिटिश से आज़ाद हुआ और 400 साल बाद आज़ाद हुआ है अब 2021 में। तो अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज किस राज्य में बनेगा, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या असम। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा मणिपुर। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज पियर जल्द ही उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर में बनेगा। इस पुल का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर के नोनी वैली में किया जा रहा है और यह इस ब्रिज की ऊंचाई जो है 141 मीटर है। इस पुल के दिसंबर 2023 तक पूरा होने की संभावना है। 111 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 61% सुरंगें शामिल हैं। इसके साथ ही मणिपुर राज्य पर एक दृष्टि डालें तो राजधानी इसकी इम्फाल है और इसका गठन 21 जनवरी 1972 में किया गया था। वर्तमान राज्यपाल L.A. गणेशन हैं, मुख्यमंत्री N. बीरेन सिंह हैं। और वहीं अगर बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर भी 2 है और राज्यसभा की सीटें भी यहाँ पर 1 हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। अगर मानचित्र पर देखें तो मणिपुर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है किसके साथ, म्यांमार के साथ, और उत्तर पूर्व के राज्यों यानी कि असम, नागालैंड और मिज़ोरम के साथ यह सीमा साझा करता है। यहाँ यह मणिपुर राज्य है। तो इसी के साथ ही चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में ट्विटर के नए CEO कौन बने, सुंदर पिचई, राजीव कुमार, पराग अग्रवाल। इसका प्रश्न भी ये प्रश्न ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, पराग अग्रवाल। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को ट्विटर का CEO अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। CEO के रूप में उन्होंने किसका स्थान लिया है, जैक डोर्सी का स्थान लिया है। तो ध्यान रखना, इससे पहले CEO कौन थे ट्विटर के, जैक डोर्सी CEO थे ट्विटर की। अगर हम बात करें तो ट्विटर एक अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है, सर्विस है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूजर्स ट्वीट्स कहे जाने वाले संदेशों को पोस्ट और इंटरेक्ट करते हैं। पंजीकृत यूजर ट्विटर को पोस्ट, लाइक और रिट्वीट भी कर सकते हैं। अपंजीकृत यूजर केवल पोस्ट को पढ़ सकते हैं। दुनिया भर में ट्विटर के 25 से ज़्यादा कार्यालय हैं। ट्विटर मार्च 2006 में जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स द्वारा बनाया गया था और जुलाई 2006 में इसे लॉन्च किया गया था। ट्विटर को पहली बार जुलाई 2006 में लॉन्च किया गया था। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि किस राज्य के पर्यटन विभाग ने स्ट्रीट परियोजना लॉन्च की है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। उत्तर होगा केरल। केरल पर्यटन विभाग ने हाल ही में 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों में स्ट्रीट परियोजना को शुरू किया है और ये परियोजना पर्यटकों को इन स्थानों की विविधता का अनुभव कराने में मदद करेगी। केरल राज्य के बारे में देखें तो राजधानी तिरुवनंतपुरम है और गठन इसका 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राज्यपाल अभी वर्तमान में श्री आरिफ मोहम्मद खान हैं और मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन हैं। और लोकसभा सीटों की बात करें तो 20 और राज्यसभा में 9 सीटें हैं। तो वहीं यहाँ की विधानसभा में 140 सीटें शामिल हैं। तो अगला और अंतिम प्रश्न है आज का हमारा कि किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट जारी किया। तो ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, FAO या WHO। तो इसका उत्तर क्या होगा, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। खाद्य और कृषि संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण परिवहन लिंक में व्यवधान होने पर 845 मिलियन लोगों के लिए भोजन की लागत बढ़ सकती है।
इसके साथ ही इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों को लचीला बनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। यानी कि जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो खाद्य प्रणालियां हैं, इसके साथ साथ जो कृषि की गतिविधियां हैं, उसको जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने की बात जो है यहाँ पर लगातार कही जा रही है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपके सामने है आज का हमारा अंतिम प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 101, 403, 401 या 100? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही चलते चलते एक प्रश्न और मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूं, देखते हैं इसका उत्तर कितने लोग देते हैं कि 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।